नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य दर्पण से एक निबंध का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप, और इस निबंध के लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। यह पाठ बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए जो छात्र डिग्री प्रथम वर्ष में फर्स्ट सेमेस्टर में द्वितीय भाषा हिंदी से विद्या अर्जित कर रहे हैं, उनके लिए यह महत्वपूर्ण पाठ है। आरंभ कर देते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। उसके उपरांत हम इस पाठ का सारांश, इस पाठ को पूर्णतः आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इसके प्रश्न और उत्तर, संदर्भ सहित व्याख्या आदि पर भी आपसे चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम आरंभ कर देते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी भारतीय संस्कृति के अनन्य प्रेमी और गंभीर विवेचक रहे हैं। स्वतंत्र लेखक, विचारक और संपादक के रूप में उन्होंने पर्याप्त यश अर्जित किया है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी स्वतंत्र लेखक, विचारक और संपादक के रूप में उन्होंने अपना यश अर्जित किया है। श्री अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेंडा गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा लखनऊ में हुई थी। सन 1929 में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने वहीं से सन 1941 में पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पाणिनि काल के समय में भारतवर्ष के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया। इनका पीएचडी का यही विषय था। पाणिनिकालीन भारतवर्ष पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। फिर यहीं से उन्होंने सन 1947 में डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की। यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय से ही उन्होंने पीएचडी, उसके बाद डीलिट आदि दोनों भी महत्वपूर्ण उपाधियां वहीं से प्राप्त की। सन 1940 तक वे मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में अध्यक्ष रहे। मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में जो राजा महाराजा के काल से या उससे भी पूर्व जो हमारी प्राचीन परंपरा थी, उनको सुरक्षित रखने के लिए संग्रहालय की स्थापना होती है, और उसी संग्रहालय में ये अध्यक्ष रहे। सन 1946 से लेकर 1951 तक इन्होंने सेंट्रल एशिया म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट के रूप में और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। सन 1951 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में प्रोफेसर नियुक्त हुए। इसके अलावा भारतीय मुद्रा परिषद,
नागपुर, भारतीय संग्रहालय परिषद पटना और ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस फाइन आर्ट्स मुंबई के भी अध्यक्ष रहे। ये भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के साथ साथ इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया था। ऐसे महान प्रतिभा संपन्न देश का गुणगान करने वाले वासुदेव शरण अग्रवाल जी का 1968 में स्वर्गवास हुआ। इन्होंने लगभग हिंदी साहित्य की सेवा की। उन्होंने कई महत्वपूर्ण स्थानों के ऊपर अपना योगदान प्रदान किया। श्री वासुदेव अग्रवाल ने अनेक ग्रंथों का हिंदी साहित्य के इतिहास को देने का प्रयास किया। उनके अनेक ग्रंथ की रचना की। उन ग्रंथों में कला और संस्कृति, दूसरा है कल्पवृक्ष, तीसरा है पृथ्वीपुत्र, उसके बाद पाणिनिकालीन भारतवर्ष, कादम्बरी, हर्षचरित्र, एक सांस्कृतिक अध्याय, भारतीय सावित्री आदि अनेक प्रमुख ग्रंथ हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने विशेष करके संस्कृति को लेकर, भारतीय परंपरा को लेकर उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी। उन ग्रंथों में से कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, पाणिनिकालीन भारतवर्ष, कादम्बरी, हर्षचरित्र, एक सांस्कृतिक अध्याय, भारत सावित्री आदि उनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने कालिदास के मेघदूत और राधा कुमुद मुखर्जी की हिंदी सिविलाइजेशन का इन्होंने अनुवाद भी किया है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। ये उनका संक्षिप्त में साहित्यिक परिचय है। अब हम प्रस्तुत निबंध के बारे में आपसे कुछ विचार विमर्श करेंगे। अभी जो प्रस्तुत निबंध राष्ट्र का जो स्वरूप है, प्रस्तुत निबंध राष्ट्र का स्वरूप अग्रवाल जी के निबंध संग्रह पृथ्वीपुत्र से लिया गया है। राष्ट्र का स्वरूप नामक जो निबंध है, यह निबंध आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी की एक निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह का नाम है पृथ्वीपुत्र, उससे यह निबंध लिया गया है। सांस्कृतिक पीठिका पर लिखा गया यह निबंध लेखन सांस्कृतिक बोध की प्रेरणा देता है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने आलोच्य निबंध में राष्ट्र के स्वरूप पर अलग से ना लिखकर उन्हें उनके अंग की विवेचना की है। इस विवेचना में राष्ट्र का स्वरूप स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। गंभीर चिंतन होने के नाते डॉक्टर अग्रवाल का लेख सामाजिक शैली में रहा है और इसी कारण उन्होंने राष्ट्र के अंगों के माध्यम से ही राष्ट्र के स्वरूप पर विचार किया है। उनके अनुसार राष्ट्र के स्वरूप निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले 3 तत्व हैं। उनमें से पहला तत्व है धरती, दूसरा तत्व आता है धरती का वासी मनुष्य और मनुष्य की संस्कृति, जिसे उन्होंने जन संस्कृति ही कहा है। ये हुआ आपके राष्ट्र स्वरूप निबंध के निबंधकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी का संक्षिप्त में परिचय। अब हम निबंध की ओर बढ़ते हैं। निबंध का विषय है राष्ट्र का स्वरूप।
निबंध को आरंभ करते हैं। इन्होंने बहुत ही खूब स्पष्ट शब्दावली के साथ साथ देश का जो स्वरूप होता है बताने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने इस निबंध में कहा है, भूमि, भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। राष्ट्र का मानचित्र हमारे सामने मुख्यतः इन्होंने जो अग्रवाल जी ने जो कहा है उससे स्पष्ट हो जाता है। देखिए, भूमि पहला, उसके बाद उसके ऊपर जन, और तीसरी बात है उनकी संस्कृति। भूमि, उसके बाद इस भूमि पर निवास करने वाले जन, और उसके बाद उन जनों की संस्कृति। ये तीनों के सम्मेलन से ही राष्ट्र का स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। आरंभ कर देते हैं। सबसे पहला जो स्वरूप होता है, महत्वपूर्ण जो बात होती है, भूमि। भूमि, धरती, जमीन। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। वह अनंत काल से है। लेखक बताने का प्रयास करते हैं, ये धरती का जो निर्माण हुआ है, आसमान का जो निर्माण हुआ है, इस सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, यह देवों ने किया है, ईश्वरों ने किया है, परम शक्ति ने किया है। इसके ऊपर हम कोई प्रश्न नहीं कर सकते हैं। बस ईश्वर ने इसकी निर्मित की है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। अब इस जमीन का जो भौतिक स्वरूप है, इस स्वरूप को हर व्यक्ति को, हर नागरिकों को, हर मानवों को जानने की आवश्यकता है। और यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। राष्ट्रीय विचारधारा अगर से कहीं से आती है तो सच्चे अर्थों में पृथ्वी से आती है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधारा की जननी है। राष्ट्रीय विचारधारा से ही पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती गई है। राष्ट्रीयता अपने धरती के साथ जुड़ी होनी चाहिए। अगर जो भी राष्ट्र अपने पृथ्वी के साथ अपने विचारधाराओं से जुड़ता नहीं है, तो वह राष्ट्र बहुत कम समय में ही इस धरती के मानचित्र से लुप्त हो जाता है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी के जितनी गहरी होगी, उतनी ही राष्ट्र भावना का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना परम आवश्यक है। भूमि के बारे में, इस धरती के बारे में हमें उसके अणु अणु कणों कणों से परिचित होना चाहिए। तभी हम इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार आपको नमस्कार। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य दर्पण से एक सुंदर सा निबंध आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। निबंध का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक जो है, निबंधकार जो है,
निबंधकार जी का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। यह निबंध आपको बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए जो भी छात्र डिग्री प्रथम वर्ष में द्वितीय भाषा हिंदी के रूप में अध्ययन कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उनके लिए यह निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुउपयोगी साबित हो सकता है। परंपरा के अनुसार, नियमों के अनुसार निबंध आरंभ करने से पहले हम लेखक का परिचय लेते हैं। लेखक का जन्म कब हुआ, लेखक की शिक्षा दीक्षा, लेखक की विचारधारा, लेखक ने हिंदी साहित्य के लिए कितने ग्रंथों की रचना की और उनको भारत सरकार की ओर से कुछ सम्मान मिला है, आदि कुछ महत्व बिंदुओं के ऊपर हम आपसे विचार विमर्श करेंगे। आइए सबसे पहले हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद हम निबंध आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, निबंध के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। आरंभ कर देते हैं उनका जीवन परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी भारतीय संस्कृति के अनन्य प्रेमी और गंभीर विवेचक रहे हैं। स्वतंत्र लेखक, विचारक और संपादक के रूप में उन्होंने पर्याप्त यश अर्जित किया है। श्री अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेंडा गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा लखनऊ में ही समाप्त हुई थी। सन 1929 में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और वहीं से सन 1941 में पाणिनिकालीन भारतवर्ष पर उन्होंने पीएचडी की, यानी कि उनके पीएचडी का विषय पाणिनिकालीन भारतवर्ष। उसके बाद उन्होंने उसी विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की। यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी डॉक्टर थे, डीलिट थे और उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से ये सारी की सारी उपाधियां प्राप्त की थी। फिर यहीं से उन्होंने 1900 डिलीट हो गया। सन 1940 तक वे मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे। उसके बाद 1946 से लेकर 1951 तक सेंट्रल एशिया म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट के रूप में इन्होंने अपना कारोबार संभाल लिया। उसके उपरांत भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष रहे। 1951 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में प्रोफेसर नियुक्त हुए। इसके अलावा भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर, भारतीय संग्रहालय परिषद पटना और ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस फाइन आर्ट्स मुंबई के भी अध्यक्ष रहे। उन्होंने मुद्रा परिषद, भारतीय संग्रहालय तथा मुंबई के अनेक संस्थाओं में अध्यक्ष के रूप में काम किया। ये भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के साथ साथ इन्होंने मूलतः भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के साथ साथ इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय के साथ पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का इन्होंने गहन अध्ययन किया था। ऐसे महान प्रतिभाशाली वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निधन 1968 में हुआ। इन्होंने अपने जीवन काल में जो भी इनको अवसर मिला था, एक भी अवसर को नहीं छोड़ा और उन्होंने जहाँ पर भी कार्य किया बहुत ही उस क्षेत्र में उन्होंने उस क्षेत्र को आगे बढ़ाया।
इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी साहित्य की भी बहुत ही सेवा की है। बहुत सारे काव्य ग्रंथों बहुत सारे ग्रंथों का भी उन्होंने निर्माण किया है, बहुत सारे ग्रंथ रचे हैं। उनमें से वासुदेव शरण अग्रवाल ने अनेक ग्रंथों को उन्होंने प्रकाशित किया। उन ग्रंथों में से मुख्य है कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, पाणिनिकालीन भारतवर्ष, कादंबरी, हर्षचरित्र, एक सांस्कृतिक अध्याय, भारत सावित्री आदि उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके बाद कालिदास में मेघदूत और राधा मुकुंद मुखर्जी की हिंदू सिविलाइजेशन का अनुवाद भी इन्होंने बहुत खूब ढंग से किया। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। इस तरह से उन्होंने हिंदी साहित्य के निधि को, हिंदी साहित्य के खजाने को उन्होंने समृद्ध करने का प्रयास किया। उनका एक निबंध है राष्ट्र का स्वरूप, आज उसी के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रस्तुत निबंध राष्ट्र का स्वरूप अग्रवाल जी के निबंध संग्रह पृथ्वीपुत्र से लिया गया है। इस निबंध में सांस्कृतिक पीठिका पर लिखा गया यह निबंध लेखन सांस्कृतिक बोध की प्रेरणा देता है। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने आलोच्य निबंध में राष्ट्र के स्वरूप पर अलग से ना लिखकर उसके अंगों की विवेचना की है। मुख्यतः उन्होंने इस निबंध में राष्ट्र के जो अंग होते हैं उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इन विवेचना में राष्ट्र का स्वरूप स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। राष्ट्र का स्वरूप बताने से पहले उन्होंने क्या किया था, जो राष्ट्र के प्रमुख अंग होते हैं उस अंगों के ऊपर विचार किया था। उस अंगों के ऊपर अगर से हम विचार करते हैं तो राष्ट्र का स्वरूप उसमें से उभर कर आगे आता है। गंभीर चिंतन होने के नाते डॉक्टर अग्रवाल का लेखन सामाजिक शैली में रहा है और उनके अनुसार राष्ट्र के स्वरूप निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले 3 तत्व हैं। धरती का वासी मनुष्य और मनुष्य की संस्कृति, जिसे उन्होंने जन संस्कृति भी कहा है। आगे बढ़ते हैं, आरंभ कर देते हैं इस निबंध को। लेखक कहते हैं भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से मिलने से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। राष्ट्र का स्वरूप हमें अगर से देखना है तो मूलभूत 3 बातों की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले भूमि, उस भूमि पर रहने वाले मनुष्य और उन मनुष्यों में नाना प्रकार की जो संस्कृति होती है, इन तीनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है और हमारी जो धरती है, इस धरती की भौतिक स्वरूप को हमें बहुत ही छोटी और बारीकी परख से देखना है। छोटे छोटे अणु तक अनुभव हमको होना चाहिए। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्र की विचारधाराओं की जननी है। पृथ्वी सच्चे अर्थों में
समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। अगर राष्ट्रीय विचारधाराओं को उत्पन्न करने के लिए ये धरती ही मूलभूत साधन है हमारे लिए। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती जा गई है। राष्ट्रीयता जब इस पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ती है तब वह राष्ट्र बिल्कुल यहाँ से इस धरती के ऊपर से लुप्त होने के कगार पे दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं कि राष्ट्र की विचारधारा जो होती है धरती माँ से जुड़ी होनी चाहिए, और जो राष्ट्र पृथ्वी से नहीं जुड़ता है तो वह राष्ट्र बहुत समय में लुप्त हो जाता है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रभाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की पूरी जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक हमारा धर्म माना जाता है। इस धरती के बारे में, धरती यानी कि परिपूर्ण धरती, बहुत बड़ी धरती है। लेखक का तात्पर्य यह हमारे भारत की ज़मीन, भारत का भूखंड, जिस तरह से हम भारतवासी हैं और हमारे एक सरहद है, हमारे लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र है, इसके बारे में, इसके धरती के बारे में हमको परिपूर्ण रूपता से जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम इस धरती पर रह रहे हैं, कम से कम हमारे राष्ट्र तक तो हमारी जानकारी होना बहुत नितांत ज़रूरत होता है। क्योंकि इस धरती से हमको प्रेम होना चाहिए, इस धरती से हमको लगाव होना चाहिए। इस धरती के मिट्टी को हम अपने सीने से लगा लेते हैं, तभी राष्ट्रीय भाव जितने गहरे होते जाएंगे उतना ही राष्ट्र और इस धरती का सौंदर्य उभर कर हमारे सामने आ सकता है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या चाहे बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का संगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। लेखक बताते हैं, इस धरती के ऊपर सूक्ष्म अति सूक्ष्म, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी वस्तुओं का परिपूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। इसके ऊपर शोध कार्य होने चाहिए, और यह शोध कार्य केवल महानगरों तक ही सीमित नहीं बल्कि छोटे छोटे गांवों तक भी जाने चाहिए, और सभी को हमारे धरती के बारे में, अणु अणु कण कण के बारे में पता होना चाहिए। जितना इसके ऊपर शोध कार्य होगा उतना राष्ट्र उन्नत शिखर पर आगे जा सकता है। उन्होंने उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपज शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सिंचते हैं, हमारे अध्याय का परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। सबसे पहले एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करते हैं। आज हमारी धरती हरी भरी है, चारों तरफ पानी दिखाई देता है, तो ये जो मेघ होते हैं, ये मेघ अपने समय पर आकर इस धरती माता को पानी देकर फिर से चले जाते हैं। तो लेखक बताने का प्रयास करते हैं, इसका हमें अध्ययन होना चाहिए। जब वर्षा होती है तो इस वर्षा के कारण हमारे जंगलों में, पहाड़ों में, हमारे धरती के ऊपर अनेक प्रकार की वनस्पतियां ही जन्म लेती है। तो उस वनस्पतियों के बारे में भी हमें शोध करने की आवश्यकता है कि कौन सी वनस्पति किस काम की है, और हमारे धरती के ऊपर कहाँ कहाँ पर अधिक फसलें उपज आती है, धरती में कितनी शक्ति है, किस धरती में कौन सी फसल अधिक से अधिक आ सकती है, इसका बहुत ही बारीकी से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। दूसरी बात बताते हैं, इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खोलेंगे तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्र में नया उजाला होगा। यानी कि जितना शोध कार्य हम धरती को लेकर, हमारे मेघों को लेकर, हमारे वातावरण को लेकर, गांव-गांव तक अगर से हम इस तरह का शोध कार्य करेंगे तो हजारों सालों से जो ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ है उसका ज्ञान हमको प्राप्त होगा। और
नई दृष्टि मिलेगी। इस नई दृष्टि से हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। हमारे देश को, हमारे देशवासियों को समृद्ध और आनंदित रहने के लिए ये शोध कार्य बहुत ही उपयोगी रह सकता है। आगे बढ़ते हैं। धरती माता की कोख में जो मूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहता है। हमारे धरती माता के गर्भ में इतनी अमूल्य निधियां भरी हुई है, इतना महत्वपूर्ण खजाना हमारे लिए उन्होंने अपने भीतर ही छुपा कर रखा है। इस खजाने को ऐसा कौन बुद्धू है नहीं जानना चाहता है। बिल्कुल जानना चाहते हैं कि इस धरती माता के गर्भ में हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए ऐसा कौन सा खजाना छुपा हुआ है। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। करोड़ों करोड़ों वर्षों से ऐसे ऐसे धातुओं को हमारे धरती माता ने अपने गर्भ में ही सुरक्षित रखा है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। जो हमारी नदियां होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण देश की उन्नति में कारागिर साबित होती है। इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब ये नदियां पहाड़ों से जब बहती है तो पानी के साथ साथ वहाँ की मिट्टियाँ लेकर आती है, वहाँ के पत्थर लेकर आती है, और हमारे ज़मीन के ऊपर वह मिट्टी जब आ जाती है तो उस मिट्टी में फसलों की उपज की शक्ति अधिक होती है। तो इस तरह की हमारी नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ हैं, वह हमारे देश के हित के लिए उपयोगी साबित हो रही है। पृथ्वी के गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाते हैं, पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। इस धरती के ऊपर जो पत्थर होते हैं, अनेक प्रकार के पत्थर होते हैं, और ये पत्थर जब शिल्पी के हाथ में छोटी छोटी छन्नी की मार से सुंदर के सुंदर आकार, यानी कि भगवान के आकार तक हम इस पत्थर को बना सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास सुंदर से सुंदर पत्थर है। नाना भांति के अनगढ़ नग विद्या की नदियों के प्रभाव में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उन चिलबटों को जब चतुर कारागिर पहलदार कटवा पर लाता है, वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रदान में इन छोटे पत्थर का भी सदा से ही कितना भाग रहा है। अतः एवं हमें उनका ज्ञान होना आवश्यक है। लेखक यहाँ पर एक ही बात बताने का प्रयास करते हैं। इस धरती के ऊपर, धरती के गर्भ में या धरती के ऊपर जो भी साधन हमको दिखाई देते हैं, ये भी छोटे हो चाहे बड़े हो, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो नदियाँ होती है, पर्वतों से बहकर आती है, भाई उस प्रभाव में बहुत सारे कुछ वस्तुएं भी आती है, कुछ पत्थर आते हैं। उस पत्थरों में भी बहुत सारे रंगी बिरंगी पत्थर होते हैं, और कारागिर उसको लाकर तराशता है, और तब वह छोटे छोटे पत्थर महिलाओं के सौंदर्य को अधिक बढ़ाने में उपयोग में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। दूसरी बात, हमारे आकाश और धरती के भीतर, धरती तक जो भी सामग्री हमारे लिए उपलब्ध है, उसके ऊपर हमारा शोध कार्य होना चाहिए। लेखक बताते हैं, हमारे धरती के ऊपर 3 भाग में समुद्र फैला हुआ है। इस समुद्र में अनेक प्रकार के जलचर है,
और इस जलचरों के साथ साथ बहुत सारे कुछ रत्न उगाने वाले भी जलचर हैं, उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। और जितना इसका गहराई से अध्ययन होगा और मानव उपयोगी वस्तु वहाँ से निकली जाएगी और ये वस्तु से हमारा राष्ट्र का स्वरूप और भी आगे बढ़ सकता है। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान रहते हैं। लेखक स्पष्ट रूप से बताते हैं, राष्ट्र का स्वरूप अगर सबको देखना है तो सर्वप्रथम आपने ज़मीन को देखना है, भू के ऊपर देखना है। आसमान से ज़मीन के भीतर जो भी वस्तुएं छुपी हुई है उसका परिपूर्ण रूपता से हमको ज्ञान होना चाहिए। विशेष करके मेघों का ज्ञान होना चाहिए, यहाँ के धरती में उपजाऊ शक्ति किस किस मिट्टी में है उसके ऊपर ये होना चाहिए। धरती के ऊपर कितने तरह के पत्थर है उस पत्थरों को भी बड़े ध्यान से परखना चाहिए। उसमें से मानव उपयोगी पत्थरों को चुनकर मानव हित के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि हमारे धरती के ऊपर जो समंदर फैला हुआ है, इस समंदर के गर्भ में अनेक मानव उपयोगी औषधियाँ हैं, कुछ जलचर भी है, उनके द्वारा मानव को जो भी साधन उपलब्ध होते हैं उसके ऊपर शोध कार्य होना चाहिए। और जब तक इस देश के युवा इसके ऊपर शोध कार्य नहीं करेंगे तब तक देश की कभी भी उन्नति नहीं होगी। उन्नत अगर से करना है देश को तो इसलिए हमें हमारे धरती के अणु अणु कणों कणों का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा ही नित्य आगे बढ़ना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ है उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रित न रहे, तभी मातृभूमि की पुष्कर समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो या जो भी हमारे पास ज्ञान हो, ये सारा का सारा ज्ञान रात दिन जितने भी युवा होते हैं, इस देश के जितने भी हाथ होते हैं, सारे के सारे हाथों को 24 घंटे इस शोध कार्य में लगाना चाहिए, तब हमारे देश की उन्नति संभव हो सकती है। इसी तरह से दूसरे देशों की अगर से हम तुलना करेंगे, जापान हो या दूसरे छोटे छोटे देश हो, वहाँ के लोगों ने अपनी धरती माँ के जितने भी उनको शोध करना था उन्होंने उतना शोध किया है, इसलिए आज वह सारी दुनिया में सबसे उन्नत शिखर पर आपको दिखाई देते हैं। अब हम आपको यहाँ तक ही सीमित रखेंगे, फिर दूसरे वीडियो में हम जन और जन की संस्कृति, ये दोनों के बारे में आपके सामने फिर से एक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आपने हमें सुना, इसके लिए आपसे हम बहुत बड़े आभारी हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं।